नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई एनसीवीटी सेकेंड ईयर का 2021 में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक आप ज़रूर देखना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ जाएंगे, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ जाएगा, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं। सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर देखना। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जाइए प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। एनसीवीटी एग्ज़ाम पेपर के नाम से आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें काफ़ी सारे प्रीवियस पेपर भी है। आईटीआई के जितने भी पेपर हुए हैं वो भी हमने उसमें सॉल्यूशन करवा रखा है, तो उन सभी पेपरों को ज़रूर देखिए, क्योंकि आईटीआई में लगभग प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर आप नए हो या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। विश्वास दिलाता हूँ आपको आईटीआई में ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। चलिए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। आज का नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कैसे दी जाती है। दोस्तों, पहले तो आपको मैं बता दूँ, रप्चरिंग कैपेसिटी वह अधिकतम शक्ति होती है जिसे फॉल्ट के समय एक सर्किट ब्रेकर सहन कर जाता हो। और हम सब जानते हैं कि शक्ति की इकाई अगर यहाँ पर देखें तो सिर्फ एक ही है। वैसे तो केवी आरबी है, पर वो रिएक्टिव पावर की है, ठीक है। अपरंट पावर में होती है, इसकी आभासी शक्ति में व्यक्त किया जाता है। सर्किट ब्रेकर हो या फ्यूज, इनकी रप्चरिंग कैपेसिटी जो है वो एमवीए में ही होती है, मेगा वोल्ट एम्पियर में होती है। आपको इसका सही उत्तर सही करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आपको देखने को मिल भी सकता है, इसलिए ज़रूर इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और सवाल है जी सीरीज एमसीबी जो है वो किसके लिए काम में ली जाती है। दोस्तों, आपको 2 शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक होती है एल सीरीज एमसीबी और एक होती है जी सीरीज एमसीबी। जो एल सीरीज एमसीबी होती है वो उसमें उपकरणों के काम में ली जाती है, जैसे ओवन हो गया, गीज़र हो गया, इन सभी के लिए। जी सीरीज एमसीबी जो होती है ये मैग्नेटिक उपकरणों के यानी मोटर वाले उपकरणों के काम में ली जाती है, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब के काम में आती है। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी होगा। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सी रिले ऐसी है जो एसी और डीसी दोनों पर उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, एसी डीसी दोनों पर जिस रिले का उपयोग किया जाता है वो इम्पल्स रिले है। आपको इसका बी उत्तर सही करना है। थर्मल रिले जनरली एसी में ही काम में लेते हैं। आवेग रिले जो होती है वो एसी डीसी दोनों पर काम कर सकती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपरों में आया हुआ है, लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी पूरे चांसेस बनेंगे इसके। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो है कि जो इंसुलेटर बांधते हैं ना, उस तार को बोलते हैं बाइंडिंग वायर। ये कह रहे हैं कि बाइंडिंग वायर में कभी गैप नहीं रखा जाता, पिन इंसुलेटर के पास उसको बहुत टाइट तरीके से बांधा जाता है। इसका कारण क्या है। दोस्तों, इंसुलेटर पर जो तार बांधी जाती है ना उसको बाइंडिंग वायर बोलते हैं, और बाइंडिंग वायर बिल्कुल टाइट होनी चाहिए क्योंकि वो चालक के साथ संपर्क में रहती है। अगर उसमें ल्यूज होगा और गैप होगा तो वो स्पार्किंग करेगा, इसलिए हमें स्पार्किंग को अवॉइड करने के लिए बाइंडिंग वायर को बहुत ज़्यादा टाइट रखने की ज़रूरत होती है। आपका यहाँ पर ए उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो है कि ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाले चालक का नाम क्या है। हम सब जानते हैं कि ओवरहेड लाइन में जो तार यूज करते हैं उसको ACSR तार बोला जाता है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड इसका पूरा नाम होता है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी ये क्वेश्चन है सभी मैं वो बता रहा हूँ जो प्रीवियस पेपर्स में रिपीट हुए हैं।
इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से रिपीट होते हैं, पूरे चांसेज है कि ये भी रिपीट हो सकता है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें ये जो इंसुलेटर आपको दिखाया गया इसका नाम क्या है। दोस्तों आकृति के हिसाब से इस इंसुलेटर का नाम याद रखें, और ये जो इंसुलेटर है ये सेकल इंसुलेटर कहलाता है। आपका यहाँ पर डी उत्तर सही होगा, सेकल इंसुलेटर इसका उत्तर कर देना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हुआ है, ये पिछले साल जितने भी पेपर हुए थे उन सभी में। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इंसुलेटर का ही है और इसमें भी आपसे नाम ही पूछा जा रहा है, और ये पूछा जा रहा है कि इस प्रकार के इंसुलेटर का नाम क्या है। तो दोस्तों इसमें भी आपका उत्तर जो है वो डी सही रहेगा। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं, निलंबन प्रकार का ये इंसुलेटर है, क्योंकि जो चालक तार है वो यहाँ है और टावर पर यहाँ है, ये बीच में जितनी भी डिस्क लगती है इसलिए लटकता हुआ मानते हैं, और इसका डी उत्तर जो है वो सही होगा। सस्पेंशन यानी निलंबन प्रकार का ये इंसुलेटर आपका है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो सोलर सेल के बारे में, कि सोलर सेल किसका बना होता है, निर्माण में प्रयुक्त मटेरियल कौन सा है। सोलर सेल वो है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसके निर्माण में हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। 0.5 वोल्ट इसकी वोल्टेज होती है और लगभग 15 से 20% इसकी दक्षता होती है। तो इन दोनों में आपको डी उत्तर करना है, ध्यान रखें। ये सस्पेंशन इंसुलेटर है और ये सेकल इंसुलेटर है। दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है और दोनों को आप अच्छे से कवर अप करके जाएं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इन्वर्टर निम्न में से कौन सा कार्य करता है। तो इन्वर्टर के बारे में तो आप सभी जानते हो, इन्वर्टर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, जबकि कन्वर्टर या रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बी उत्तर हो जाएगा। कन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, इन्वर्टर हमारा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट के 1 कूलाम विद्युत के द्वारा मुक्त होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना। यहाँ पर ये सवाल ये कह रहा है कि जो द्रव्यमान m है वो q के समानुपाती है। तो अगर हम m/q करते हैं तो हम सब जानते हैं कि q जो है वो IT के बराबर होता है। ठीक है, यानी m/IT जो है तो वो निकल कर आता है z, और z को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। आपको इसका डी उत्तर करना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आ भी चुका है दोस्तों। आगे देखो, निम्न में से कौन सा फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। देखो रेक्टिफायर जो है ये एसी को डीसी करता है, चॉपर जो होता है ये डीसी को डीसी करने के काम आता है, यानी कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलता है। साइक्लो कन्वर्टर जो होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। आजकल जो एएफडी आते हैं या वीएफडी बोल दो, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इनमें साइक्लो कन्वर्टर ही होता है। और डीसी को एसी करने वाले को हम इन्वर्टर बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि जो वीएफ ड्राइव होता है, वीएफ ड्राइव का मतलब है वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव, उसमें आईजीबीटी क्या है। देखो आईजीबीटी जो है इसका पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो जो आईजीबीटी का यहाँ पर वर्क है वो इन्वर्टर स्विचिंग वाला वर्क करती है। ए ऑप्शन आपको यहाँ पर सही करना है, यानी ये इन्वर्ट करने का काम करती है, उस सिस्टम को डीसी को फिर से एसी करने का काम करती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव क्यों बेहतर है। देखो ड्राइव दो तरह के होते हैं, एसी और डीसी, लेकिन जब हाई स्पीड वाला प्रचालन कहीं पर भी हो तो एसी वाले ड्राइव को ज़्यादा वरीयता देते हैं, क्योंकि एसी जो है इसमें अपन को ना तो किसी ब्रूस की ज़रूरत पड़ती है, जब ब्रूस नहीं होगा तो कोई वहाँ पर स्पार्किंग नहीं होगी, कोई कम्यूटेशन नहीं होगा। तो हाई स्पीड पर स्पार्किंग वगैरह और ना किसी ब्रूस की हमें आवश्यकता होती है। इसका डी उत्तर सही रहेगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर ज़रूर करके जाएं
देखो आपको कुछ न कुछ इन दिनों में पढ़ाई तो करनी है, तो क्यों ना इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप एक बार और रिपीट करके जाएं। आगे दोस्तों ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि x से दर्शित भाग का नाम क्या है, ठीक है ना। देखो ये कन्वर्टर है और ड्राइव है अपना AC का ड्राइव है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ये AC इनपुट दे दी हमने, ये वाला भाग जो है रेक्टिफायर कहलाता है, जो AC को DC बदलता है। X से जिस भाग को दर्शाया गया है वो DC की बस बार है, और उसके बाद में ये जो है यहाँ पर अपना ये इन्वर्टर है जो DC को AC कर रहा है। तो अभी अपना B उत्तर सही रहेगा, DC की बस बार है यहाँ पर। और आपको एक बार और बता दूं दोबारा, ये इनपुट AC हो गई, ये रेक्टिफायर हो गया, DC की बस हो गई, और ये इन्वर्टर हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट टाइम पेपर में आया था, अब भी पूरी संभावना बनती है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ज़रूर पढ़ करके जाएं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ था ये तो, कि जो कंट्रोल पैनल की वायरिंग होती है उसमें डिन रेल का क्या उपयोग है। तो इस डिन रेल के दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो इसका पिक्चर दिया हुआ आता है, ये देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, और एक ये पूछा जाता है कि डिन रेल का काम क्या होता है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं ना, इसको डिन रेल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि कॉन्टेक्टर, ओवरलोड सब कुछ लगाना हो तो सीधे यहाँ पर लगा देते हैं। इसके लिए आपको किसी स्क्रू वगैरह की आवश्यकता या सहायता लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधे इसको लगा सकते हो। तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको डी उत्तर के साथ जाना है। स्क्रू के बिना एसेसरीज जब माउंट करना हो, कंट्रोल एसेसरीज लगानी हो, तो अपन डिन रेल का उपयोग करते हैं। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली बार हर पेपर में आया था ये। देखो इस बार भी अलग अलग दिन पेपर होना है, इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को पढ़ करके जरूर जाएं, ठीक है। आगे क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया है कि कंट्रोल पैनल की वायरिंग में प्रयुक्त इस एसेसरीज का नाम क्या है। ये देखो ये जो आपको सामग्री दिखाई है ना, इसको बोलते हैं ग्रोमेट, हिंदी में इसको क्रोमेट लिखा है, जबकि इसका नाम है ग्रोमेट। वैसे इसको ग्लैंड बोला जाता है देसी भाषा में, और ये लगाई जाती है केबल जो है ना पैनल बोर्ड में जब लगाते हैं तब यहाँ से केबल इंसर्ट कर देते हैं, और ये थ्रेड जो है ना ये पैनल बोर्ड में कस दी जाती है। इससे क्या केबल टाइट रहती है और पैनल बोर्ड के साथ केबल में घिसाव या यूँ कहें कि यांत्रिक चोट से बचाव मिल जाता है। लग जो होते हैं ना आपने देखे ही होंगे, पिन टाइप, रिंग टाइप अलग होते हैं। थिम्बल जो होते हैं वो जॉइंट लगाने के काम आते हैं। अभी आपको सी ऑप्शन के साथ जाना है, ग्रोमेट इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया, अभी आपको यही सवाल पूछ रहा है कि कंट्रोल पैनल में जो आपको वायरिंग की सामग्री दिखाई है इसका नाम क्या है, तो मैंने बता ही दिया, इसको डिन रेल बोलते हैं, ठीक है। और ये बिना स्क्रू के कंट्रोल एसेसरीज जो होती है उनको माउंट करने के काम में लेते हैं अपन, उनको लगाने के काम में लेते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर का, कि आउटपुट डीसी वोल्टेज कितनी होगी अगर इनपुट एसी 24 वोल्ट है। हाफ वेव में आउटपुट VDC गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है 0.45 × VRMS, यानी 0.45 × 24 करना है आपको, और आपका उत्तर आ जाएगा 10.8 वोल्ट। अगर यही क्वेश्चन फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हो तो फिर फॉर्मूला बनता है 0.90 × VRMS, यानी आपको इस 24 वोल्ट को 0.90 से मल्टीप्लाई करना है, उस समय आपका 21.6 वोल्ट उत्तर आ जाएगा। दोनों का ध्यान रखें, फुल वेव का भी पढ़ें, हाफ वेव का भी पढ़ें, न्यूमेरिकल बन सकता है पेपर में, ज़रूर आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको एक ट्रू टेबल दिखाई गई है, ये किसकी ट्रू टेबल है। दो तरीके होते हैं इसके याद करने के। देखो एक तो अगर यहीं से आप देख लो तो A × B दिखाया गया है, और आउटपुट में जब गुणक घटक में दर्शाया जाता है तो वो एंड गेट का होता है। अगर आउटपुट A + B हो ना तो वो OR गेट का होता है, A की बार हो तो वो नोट गेट का होता है। नैंड गेट का होता है A × B की बार, और नोर गेट का होता है A + B की बार। वैसे भी अगर याद रखना है तो देखो आउटपुट हाई केवल तब मिल रहा है जब दोनों इनपुट हाई हो, और ऐसा एंड गेट में होता है। क्यों? क्योंकि एंड गेट सीरीज में जुड़े वन वे स्विचों की तरह होता है। अब आप देखो, जब तक दोनों वन वे स्विच ऑन नहीं होंगे तब तक आपका लैंप ऑन नहीं हो सकता। अगर आप एक सर्किट की
कल्पना करते हैं तो। इसलिए यहाँ पर आपका उत्तर जो है वो सी रहेगा, एंड गेट आपको इसका सही उत्तर करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि CRO से किस राशि को मापा जा सकता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप फ्रीक्वेंसी नापने के काम आता है। इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, पावर फैक्टर इनको नहीं नापेगा। हालांकि फ्रीक्वेंसी के अलावा टाइम का भी मापन हो सकता है और इससे वोल्टेज का भी मापन हो सकता है। वैसे ध्यान रखना, CRO पीक टू पीक वोल्टेज का मापन करता है। अभी आपको यहाँ पर ये उत्तर सही करना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि परंपरागत बिजली सोर्स कौन सा है। दो तरह के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो जो परंपरागत में अपना अभी आएगा उसमें आएगा थर्मल, यानी कोयला, न्यूक्लियर, गैस एंड तेल वाला आ जाएगा। जबकि विंड, टाइडल और सोलर ये आएंगे गैर परंपरागत में। अगला सवाल सोलर सेल का किस सामग्री के लिए। तो ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, मैंने बता ही दिया था आपको। सोलर सेल जो है वो सिलिकॉन का बनता है। और आगे दोस्तों सवाल पूछ रहे हैं कि आपको एक DC जनरेटर दिखाया है, इसका नाम क्या है। देखो, 2 फील्ड वाइंडिंग दिखाई है, इसलिए कंपाउंड जनरेटर होगा। दोनों आमने सामने काम कर रहा है, इसलिए डिफरेंशियल कंपाउंड होगा। ठीक है, अब डिफरेंशियल कंपाउंड के 2 ऑप्शन है, A और B। लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट के हिसाब से देखें तो लॉन्ग शंट बनेगा, क्योंकि शंट फील्ड जब सीरीज और आर्मेचर दोनों के समांतर में हो तो ये लॉन्ग शंट कहलाता है। लॉन्ग शंट डिफरेंशियल है, इसका A उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम कौन सा है। तो बहुत ही ईजी है ना। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल काम में लेते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, आपको D उत्तर करना है। फिर आपको जनरेटर में राइट हैंड होता है और मोटर में लेफ्ट हैंड होता है। अगला जो क्वेश्चन है, आर्मेचर की ओपन और शॉर्ट वाइंडिंग जांच करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो बाह्य ग्राउलर आएगा। और AC मोटर स्टेटर का अगर होता तो आंतरिक ग्राउलर कर देते। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, DC मोटर की स्पीड कंट्रोल नियंत्रण की विधि आपको दिखाई, ये कौन सी विधि है। देखो दोस्तों, ये सीरीज मोटर है और आर्मेचर के समांतर में डाइवर्टर लगा हुआ है, तो ये आर्मेचर डाइवर्टर विधि है। अगर फील्ड के समांतर में होता तो फील्ड डाइवर्टर होती। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हो या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा।